Corrosion is defined as the process of decay of metal due to the attack of atmospheric gases on the surface of metal, resulting in the formation of metallic oxides, hydroxides, carbonates and sulfides. What is the mechanism of corrosion? How corrosion is occurring? Corrosion, ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग CO2, they cannot do corrosion by as it is until and unless there is not moisture. What actually happen is, I'm not taking, मैं नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ की, मैं बात कर रहा हूं कि होता क्या होता होगा। CO2 एटमॉस्फेरिक गैस है, अगर मॉइस्ट एटमॉस्फेयर हुआ तो वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, which will be forming 2H positive plus CO3 2 negative. अब जो आयरन रॉड है या मेटल है, वो एटमॉस्फेयर में पड़ा है, दैट itself act as attackable electrode, and attackable electrode only affect the product at anode only. What does it mean is कि वो आयरन है, that iron act as anode and get converted into Fe2 positive plus 2 electron, and E naught value is minus 0.44 volt. E naught value is minus 0.44 वोल्ट. क्यों? क्योंकि आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में होती है. अब ये जो E नॉट है minus 0.44 वोल्ट, कैथोड पर क्या हुआ कि वो जो H पॉजिटिव है, that H positive gain the electron. H पॉजिटिव कहां से आया? मॉइस्चर ने CO2 के साथ कार्बोनिक एसिड बनाया, that get converted into nascent हाइड्रोजन, और अगर वहां 2H पॉजिटिव है तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो नेसेंट हाइड्रोजन दैट कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. और अगर वो वाटर ऑक्सीजन यहां क्योंकि 2 हैं तो 2H2O है, तो फिर हाइड्रोजन 4 होने चाहिए थे. 4 के लिए यहां 4 होने चाहिए थे. इसका मतलब हुआ हमें इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करना है. अगर मुझे यहां 4 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे यहां 4H पॉजिटिव चाहिए, मुझे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 4 नेसेंट हाइड्रोजन है,
ये 2Fe है, ये 2Fe3 पॉजिटिव है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा था स्टोइकियोमेट्री बदलने से कभी पोटेंशियल्स नहीं बदलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों पार्ट को, तो ये एक ही रिएक्शन है जो कैथोड पे हो रही है, और वो रिएक्शन है 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस oxygen giving rise to 2H2O. This is the reaction occurring at cathode. ये इस और इसका सम है, जहां पर अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन है और लॉस भी 4 का ही है, and we know the value of this reduction potential we did in fuel cell, that E naught is 1.23 volt. Yes or no? अब एक जगह ऑक्सीडेशन है, दूसरी जगह रिडक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन को देखो कि यहां क्या हो रहा है। अगर हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को देखें तो हमारे पास क्या है, इज वी हैविंग 2Fe, yes or no? We having 4H positive, we having oxygen, and this give rise to 2H2O, yes or no, plus give rise to 2Fe2 positive. इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग कोरोजन वहां एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेट हो रहा है। ड्यूरिंग कोरोजन वहां एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। वो कैसे हो रही है कि आयरन एनोड है, आयरन ही कैथोड है, कैथोड पे वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए किसने कंट्रीब्यूट किया, जो H पॉजिटिव कार्बोनिक एसिड का था। तो हमें पता लगता है कैथोड कौन है। यस, कैथोड कौन है? कैथोड इज H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो H पॉजिटिव ही रहा। कैथोड इज, that is H positive is indirectly converted into water, but reduction is of oxygen. इसका मतलब water is converted, is formed from oxygen. H positive तो है, पर H positive निसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट होके वाटर बना रहा है। और एनोड कौन है? Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव। यही सेल ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक छोटा बच्चा खेलता खेलता उस आयरन रॉड को हाथ में उठा लिया और वो जो कहने लगा, वो बोलता भैया इसमें ना करंट है, क्योंकि उस बच्चे के हिसाब से उसको 1.67 वोल्ट का झटका लगा है। का मतलब साफ हो गया कि कोरोजन के दौरान 1.67 वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। अब हमें कहा गया कि ये बताओ कि इस कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। अगर हम देखें तो ये पार्ट कैथोड है, ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू वाटर। अगर देखें तो ये साइड एनोड है जहां आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। इलेक्ट्रोड आयरन का ही है, पर वो सिर्फ एनोड पर डिफरेंस डाल रहा है, कैथोड पर नहीं।
अब ध्यान दें, यहां लिखा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। आयरन क्यों कोरोड हो रहा है? क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.44 है, जो नेगेटिव है, जो कम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। पर उसको गेन करने वाला कोई ऐसा चाहिए जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो। और मॉइस्चर में जो H पॉजिटिव कार्बोनिक एसिड ने दिया ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.23 वोल्ट है। और एक बढ़िया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वहां ऑपरेट हो रहा है। एक बार शुरू हो गया तो करोजन वंस इनिशिएटेड कैन नॉट बी स्टॉप्ड। एक बार वो शुरू हो गया तो अब नहीं रुक सकता, क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसका E0 प्लस 1.67 वोल्ट हो, उसका डेल्टा Z0 माइनस हुआ। Am I right? तो पहली बात हमने कही कि हाईली रिएक्टिव मेटल कोरोड्स फास्टर। अब ये प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी है। अगर कहीं सॉल्ट उस जगह हो जहां पे आयरन रॉड है तो रेट ऑफ कोरोजन और फास्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि जहां NaCl मैंने बताया था उधर सोल्यूशन चैप्टर में कि मेल्टिंग ऑफ स्नो के लिए NaCl डाला जाता है। वो NaCl जो ऑटोज वगैरह हैं उनके रेट ऑफ कोरोजन को बढ़ा देगा, क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में हेल्प करता है। तीसरी बात आई कि अगर मॉइस्चर नहीं है तो कोरोजन नहीं हो सकता। अगर यहां वाटर ना होता तो कार्बोनिक एसिड ना बनता, कार्बोनिक एसिड ना बनता तो H पॉजिटिव ना होता, H पॉजिटिव ना होता तो नेसेंट हाइड्रोजन ना होती, नेसेंट हाइड्रोजन ना होती तो ऑक्सीजन के साथ वाटर ना बनाता। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप कोरोजन रोकना चाहते हो तो इसको रोको। इसका मतलब साफ हो गया कि एनी ऑक्साइड हु इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज CO2, दैट इज कहीं बहुत पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2, SO3, these are what? Acidic oxide. What do we mean by acidic oxides? Acidic oxides are those which, when come in contact with water, form acid. Those are acidic oxide. Why you say that carbon dioxide is acidic oxide? What type of acid CO2 is? CO2 is Lewis acid. And that when in aqueous medium is carbonic acid, and carbonic acid is Arrhenius acid. So all those oxides who are forming acid in water, they are called acidic oxides. तो वो कहता है कि अगर एसिडिक ऑक्साइड कहीं से एटमॉस्फेयर में है और वहां मॉइस्चर है, दैट विल डेफिनेटली फॉर्म सम एसिड, और वो एसिड अपने H पॉजिटिव देके आर्हीनियस एसिड एक्ट करता है, और वही H पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए। इसका मतलब जहां एसिड रेन होती होगी वहां कार्बोनिक एसिड जैसे वीक एसिड नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड बनते होंगे जब बारिश होती होगी, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में SO2 की इंप्योरिटी रहती होगी, उस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की इंप्योरिटी रहती होगी, उस एटमॉस्फेयर में SO2 है, SO3 है,
SO2 will form H2SO3 who is sulfurous acid. SO3 कहीं हुआ, that will form sulfuric acid. नाइट्रिक ऑक्साइड कहीं पे है, that will be forming nitric acid. इसका मतलब जिस एटमॉस्फेयर में जहां की हवा में जहर घुला है वहां एसिडिक रेन के चांसेस ज्यादा हैं और वहां H पॉजिटिव के चांसेस ज्यादा है और वहां रेट ऑफ कोरोजन बहुत फास्ट होगा. It means any acidic impurity increases the rate of corrosion. It means we said that if there is sulfur dioxide, that with water will be forming sulfurous acid, which is stronger acid than carbonic acid. आप कार्बोनिक एसिड पी सकते हो in cold drink. If it will be SO3, then it will be sulfuric acid. ये सारे वो एसिड्स हैं जो वाटर में डालकर H पॉजिटिव जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए वो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेगा. कैथोड पर रिडक्शन फास्ट हो जाएगी, इसलिए एनोड पर ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाएगी. It means pH is inversely proportional to a rate of corrosion. जितना एसिड स्ट्रांग होगा उसकी pH उतनी कम होगी. It means pH is inversely proportional to, जितनी pH कम उतना स्ट्रांग एसिड और उतना pH कम मीन्स कोरोजन का रेट ज्यादा. यस और नो? So rate of corrosion and pH is inversely related. इसका मतलब हुआ कहीं नाइट्रिक ऑक्साइड है तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा. नाइट्रिक एसिड बन जाए क्योंकि मॉइस्चर के बगैर ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर के बगैर ये कोई भी एसिड्स नहीं है. मॉइस्चर के बगैर ये एसिड्स हैं, बट दे कैन नॉट एक्ट आर्हीनियस एसिड्स. ये एसिड हैं पर लुईस एसिड हैं, but they cannot act arrhenius acid, they cannot give any H positive, और H positive नहीं दिया तो फिर रिडक्शन नहीं होगी. इसका मतलब हुआ हमने ये कहा कि देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल है विच कोरोड फास्टर. हमने कहा इम्प्योरिटी है कोई इलेक्ट्रोलाइट NaCl, that will act as catalyst and will increase the rate of corrosion. कोई एसिडिक इम्प्योरिटीज हैं, चाहे CO2, SO2, SO3, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड्स, दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन. अब बात आई कि अगर आपने रेट ऑफ कोरोजन को रोकना है तो आप pH को बढ़ा दें ताकि H पॉजिटिव खत्म हो जाए. हमने यहां लिखा है that characteristics of water in contact like alkalinity of it, presence of ion, hardness, pH, that will increase. But अगर आपने उस की alkalinity बढ़ाई का मतलब हुआ pH बढ़ाना, alkaline बनाना, basic बनाना. So increase in pH will decrease rate of corrosion. So increase in POH, POH जितनी ज्यादा होगी, POH जितनी ज्यादा होगी, OH नेगेटिव उतना कम होगा. और रेट ऑफ कोरोजन जब
OH नेगेटिव कम होगा तो POH ज्यादा होगी. POH इज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव. OH नेगेटिव जितना कम, POH उतनी ज्यादा. तो OH नेगेटिव हमें क्या चाहिए? ज्यादा. तो POH कैसी चाहिए? कम. pH कैसी चाहिए? ज्यादा. So should I say pH and POH are inversely related? So जितनी pH ज्यादा उतना कोरोजन कम, जितनी POH ज्यादा इसका मतलब OH नेगेटिव उतना कम. इसका मतलब अगर दो POH है हमारे पास, एक POH 4 है और एक POH 6 है, जो 6 POH है उसका हाइड्रोक्साइड एंडेज टू द पावर -6 है. इसका मतलब वो वीक बेस है और 2 वाला स्ट्रांग बेस है. तो POH में कोरोजन का रेट घटेगा पर POH ज्यादा होगी तो रेट कोरोजन का ज्यादा होगा क्योंकि OH नेगेटिव कम होंगे. पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि अल्कलाइन pH में, मतलब 7 से ज्यादा की pH में रेट ऑफ कोरोजन कम हो जाएगा. पर अगर मैं 8 की बात करूं, pH 8 तो POH हो गई 6, तो POH 6 हुई और pH हो गई अगर 10 तो POH हुई 4. जहां POH 4 हुई वहां OH नेगेटिव ज्यादा है. समझ रहे हो या नहीं? इसका मतलब हुआ जो कहा जाता है कि ये एंटी रस्ट सब्सटेंसेस हैं, का मतलब हुआ उनकी pH अल्कलाइन होती है. इसलिए वो जब मॉइस्चर में कोई कार्बोनिक एसिड जैसा एसिड बनता है उसके H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए रेट ऑफ कोरोजन को घटा देते हैं. इसलिए हमने कहा द एंटी रस्ट सब्सटेंसेस आर सोडियम एंड पोटाशियम थैलेट. सोडियम एंड पोटाशियम थैलेट हमने +1 में कहा दिस इज थैलिक एसिड. थैलिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड. इसमें आपने बेस डाला तो ये बन गया सोडियम या पोटाशियम थैलेट. थैलिक एसिड कैसा एसिड था? वीक एसिड. और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस. व्हाट इज pH ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? alkaline. That's why sodium and potassium thalate. Sodium and potassium thalate are used as anti-rust substances. क्यों है भाई एंटी रस्ट? pH is greater than 7. इसका मतलब अगर किसी चीज को इस pH में डिप किया जाएगा वो H पॉजिटिव को बेअसर कर देगा. इसलिए कहते हैं जो एंटी रस्ट सब्सटेंसेस होते हैं दे आर अल्कलाइन, ताकि वो H पॉजिटिव को खत्म कर दें. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज कि आप उस मेटल के सरफेस को पेंट कर दें. पेंट और ग्रीस इज समथिंग नॉन पोलर, सो दैट जब बारिश होगी
बारिश इज पोलर, पेंट इज नॉन पोलर, दैट विल नॉट लेट द water to come in contact with the metal. Am I right? So that's why the people they say that if you want to prevent it from corrosion, आप उसको पेंट कर दो, सरफेस को ग्रीस या पेंट कर दो, ताकि उस मेटल का मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाए। या आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ढंग से समझिएगा। पूछा गया, वाई सी गोइंग आयरन पाइप्स कनेक्टेड टू मैग्नीशियम हल्स, दिस अ लाइन गिवन इन योर एनसीईआरटी। कहता है कि जो भी लोहे की मोटी मोटी पाइप्स होती हैं, जो मेन कैरियर सोर्स है वाटर का, उनको मैग्नीशियम के ब्लॉक से जोड़ देते हैं। क्यों? जरा ध्यान दें आप सामने कि ये आपकी वो आयरन पाइप जा रही है, राइट? हमने उसके नजदीक नहीं, उससे दूर मैग्नीशियम को उसके साथ जोड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां दो अटैकेबल इलेक्ट्रोड हुए। इलेक्ट्रोड इज समथिंग सॉलिड, तो कौन कौन सॉलिड है यहां? मैग्नीशियम सॉलिड है, और कौन सॉलिड है? आयरन सॉलिड है। आयरन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.44 है, समझ रहे हो? और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -2.37 वोल्ट है। व्हाट डज इट मीन? कि जब उन दोनों को अर्थ किया हुआ है, मैग्नीशियम जैसे कि ढिंडोरा पीट रहा हो, सारे मॉइस्चर को बोल रहा हो, अबे जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए इधर आओ, मैं देता हूं। जैसे कोई आयरन की तरफ बोल जाता, उसको बोले क्या यार, -0.44, -2.37, इधर आओ ना। अब ऐसा करके मैग्नीशियम अपने आप को क्या एक्ट करवा रहा है? एनोड। इसका मतलब जो दूसरा सॉलिड है वो कौन है? आयरन। उसको क्या करना पड़ेगा? कैथोड। आप मुझे बताओ, कैफी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? इसलिए आपको कहा गया था कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड सिर्फ एनोड पर फर्क डाल सकता है। इसका मतलब आपने क्या किया? आयरन को कैथोड बनाकर बचा दिया। कैथोड वो हो नहीं सकता। इसका मतलब दैट इज बिहेविंग लाइक इनर्ट इलेक्ट्रोड। आयरन को एनोड होना चाहिए था, आपने उसके पैरेलल में उसको किससे जोड़ दिया? मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम ने आयरन को कहा, भाई आप -0.44, मैं -2.37, आप कैथोड हो जाओ। इसका मतलब वो आयरन पाइप की सारी सराउंडिंग बिल्कुल ड्राई रहेगी। मॉइस्चर को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? तो उसको खाओ, आयरन को छोड़ो। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो आयरन है उसकी सराउंडिंग का सारा मॉइस्चर जो है वो कहां की तरफ जा रहा है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम होना किसको चाहिए था? एनोड। आयरन को उसने अपने आप को एनोड बनाकर सैक्रिफाइस कर दिया। So magnesium blocks will act as sacrificial anodes. कि आपको बचाने के लिए हम ऑक्सीडेशन करेंगे। What will happen there? This electrochemical cell will work faster than the corrosion. corrosion में कितना पोटेंशियल था? माइनस कोई नहीं था, प्लस था 1.67. Now value is 3.60 वोल्ट। कहां 1.67 और कहां 3.60 का मतलब हुआ डबल से ज्यादा। It means this reaction will be very fast.
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां बना, यहां कुछ नहीं हुआ. इट मीन्स दैट सराउंडिंग ऑफ आयरन पाइप इज, तो उस आयरन पर क्या क्या रिएक्शन हो रही है, वो क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड. तो वहां गेन कौन कर रहा है, मॉइस्चर. एनोड पे एनोड पे Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो कैथोड पे O2 उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वाटर बना रहा है. का मतलब हुआ उस आयरन को हम रस्ट होने से बचा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन. हमने क्या किया कि देखा कि Zn2 पॉजिटिव, Zn solid, the E naught value is -0.76 और उसके नीचे जो आयरन है वो कितना है, -0.44. जिंक ने मॉइस्चर को कहा आपको इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, प्लीज आप आयरन को कुछ नहीं बोलोगे, मुझसे इलेक्ट्रॉन लो. इट मीन्स जिंक इज सैक्रिफाइसिंग इटसेल्फ फॉर आयरन, sacrificing itself for iron, and hence this is called sacrificial protection. आप जरा ध्यान दें, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, इस प्रोसेस को कर रहे हो, तो आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है. आपको प्रिकॉशन रखनी है कि जिंक को आपने किसके ऊपर कोट कर दिया, आयरन के ऊपर कोट कर दिया. और आप जो है उसकी जिंक की जो कोटिंग है आयरन के ऊपर, आपने कई जगह आयरन को एक्सपोज भी कर दिया है. चलिए, फिर भी वो मॉइस्चर जिंक के पास जा रहा है. क्यों? रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.76 का मतलब हुआ, कहते हैं कि अगर आप गाल्वेनाइजेशन कर रहे हैं तो जिंक की आयरन के ऊपर बहुत थिक कोटिंग लगाने की जरूरत नहीं है. वो जो कोटिंग है वो सुपर फाइन नहीं होनी चाहिए. जबकि उसी के साथ नीचे लाइन में लिखा गया कि अगर आप आयरन को टिन से कोट कर रहे हो, इट शुड बी अ सुपर फाइन कोटिंग. बिल्कुल कहीं से भी आयरन मॉइस्चर को एक्सपोज नहीं होना चाहिए. देखिए दोनों में कितना फर्क है. कहता आपने जिंक की कोटिंग की, बस मोटा मोटा सा करो, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है. वो मॉइस्चर को बुला बुला के करेगा, आ जाओ जिसने इलेक्ट्रॉन लेने ले जाओ. और उसको इलेक्ट्रॉन से मतलब है. अगर कहीं बीच में कहता छोटी मोटी आयरन एक्सपोज भी है, तब भी मॉइस्चर उसकी तरफ जाने वाला. इसलिए वहां पूछा गया कि वाई कोटिंग विद टिन शुड बी सुपर फाइन बट नॉट विद जिंक. हमने कहा कि जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आयरन से ज्यादा नेगेटिव है. वो आयरन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. इसलिए मॉइस्चर अगर बीच में कहीं एक्सपोज्ड भी है आयरन, वहां भी नहीं जाएगा. उसको तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है. फिर वो कहता तो फिर टिन में ऐसा क्यों है? तो गाल्वेनाइजेशन इज
सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जिंक ने मॉइस्चर को बोला उस तक पहुंचने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम आयरन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दैट इज व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जबकि मैग्नीशियम ने सैक्रिफाइस बाय एक्टिंग एज एनोड किया। एक्ट तो ये भी एनोड ही कर रहा है, पर आप जिंक को इतनी दूर भी नहीं रख सकते आयरन से जैसे आपने मैग्नीशियम को रखा। मैग्नीशियम में ताकत थी, वो सबको बुला बुला के कर रहा था -2.37। अब जिसको भी चाहिए आ जाओ। अगर आपने वही सिस्टम जिंक के साथ किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका पोटेंशियल -0.44 है, इसका -0.76 है, सिर्फ 0.32 का फर्क है। जबकि वो -2.37 है मैग्नीशियम। इसलिए आपने उसको हल्स मींस ब्लॉक लगा के दूर भी रखा है, तब भी वो मॉइस्चर एनोड खुद एक्ट कर रहा है। अब फिर कहानी आई कि ये टिन के साथ क्या हुआ। हम टिन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो वो -0.14 है। तो आपको शक नहीं हो रहा है? कृष्ण ने कहा हो रहा है। हम इससे पूछेंगे क्या शक हो रहा है आपको? अगर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों? He is absolutely wrong. टिन को आप किसके ऊपर प्लेट कर रहे हो जिसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? -0.44। तो टिन को ऐसा क्या है कि तू उसकी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता? खड़े होइए। ये आयरन है -0.44, आप टिन हो -0.14। आई एम नॉट जोकिंग, बी सीरियस। हम इस आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर रहे हैं, क्या ये टिन इस आयरन को छोड़ देगा? तो फिर अभी क्या बोल रहे थे आप? नीचे बैठिए। अरे आप ऐसा कोट कर रहे हो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसको कोट कर रहे हो उससे ज्यादा है। टिन को क्या पेट दर्द हो जाएगी, वो बोलेगा हेलो इलेक्ट्रॉन मुझे दो? बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज 0.30। सुन लिया? दैट इज वेरी लेस। वो सेल की फिजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। अब उसी चक्कर में क्या हुआ, टिन ने आयरन को कहा, हमने कहा कि टिन की बिल्कुल सुपरफाइन कोटिंग होनी चाहिए, और वहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अगर आपने टिन की कोटिंग की तो याद रखो सुपरफाइन नहीं हुई तो अब रेट ऑफ क्रोजन पहले के रेट का ऑलमोस्ट डबल होगा। रीजन दो। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब सुनो, -0.14 चाहता तो है कि आयरन से मैं इलेक्ट्रॉन लूं, पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है। इसलिए टिन ने आयरन को कहा देख, नो चीटिंग, मैं तेरी प्रोटेक्शन करूंगा। मॉइस्चर टिन के नजदीक कम भटकेगा क्योंकि -0.14 है। अब आपने लिखा कि वहां क्रोजन होता है जहां मेटल एक्टिव हो, -0.14 इज नॉट एक्टिव। इसका मतलब हुआ आयरन के ऊपर आपने टिन की कोटिंग कर दी,
मॉइस्चर आ रहा है, टिन को देख के जा रहा है। अब ऐसा हुआ कि किसी ने टिन की, अब कहा गया, टिन ने क्या किया, टिन और आयरन के कसम वादे हुए, मैं तुझे बचाऊंगा, देख चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग करेगा तो तू डबल मरेगा। इसलिए अगर आपने टिन की प्लेटिंग जिंक जैसी की तो मॉइस्चर टिन की तरफ नहीं जाएगा, आयरन की तरफ जाएगा। और टिन कहेगा जब तू उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता मुझे भी दे, तू धोखा देगा तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। That's why when corrosion will start in tin plating, it will occur at a rate double than the previous rate. मॉइस्चर तो उसको छोड़ेगा नहीं। जिसके साथ उसने कसम वादे किए थे वो कौन था? बोलता मेरे को भी दे, फिर जब तू उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई मेरे को बुरे नहीं लग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो टिन की प्लेटिंग है वो बिल्कुल सुपर फाइन होनी चाहिए। का मतलब हुआ जैसे कि टिन ने आयरन को बंद कर दिया, तो किसी से बात नहीं करेगा, तो सिर्फ मेरा है। और अगर कहीं से मॉइस्चर आयरन को देख लेगा तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन करेगा। तो टिन कह रहा है जब किसी ने और ने ऑक्सीडेशन शुरू कर दिए तो हाथ में भी धो लेता हूं, मेरे को भी दे भाई। का मतलब हुआ इफ द corrosion will start with the tin plating, it will occur at a rate double than the previous rate. मॉइस्चर से बचाने के लिए टिन प्लेटिंग की, आयरन ने टिन को धोखा दे दिया तो टिन ने कहा मुझे भी दे। का मतलब हुआ if now the corrosion will start, iron will not only be oxidized by the moisture but will be oxidized by tin also, and hence the rate of corrosion will be at a speed double than the previous. Clear होगी बात? So this is why tin plating should be super fine. कि टिन बोलता है मैं तुझे तब बचाऊंगा अगर तू किसी से बात नहीं करेगा। इसलिए आपने पूरी जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहां से आयरन एक्सपोज्ड हो। आपने जिंक की प्लेटिंग पी, बीच बीच में नहीं भी हुई तो भी मॉइस्चर ने बोला यार -0.44 से कौन लेगा भाई, -0.76 वाला ठीक है। अब आपने जब ये सब देखा तो ये सारे पॉइंट्स आपने जस्टिफाई कर दिए कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ करोजन बढ़ेगा, H पॉजिटिव बढ़ेंगे तो रेट ऑफ करोजन बढ़ेगा, ज्यादा पीएच एसिडिक होगी तो करोजन का रेट भी, मैंने बोला ज्यादा पीएच एसिडिक होगी का मतलब पीएच कम, ज्यादा पीएच एसिडिक का मतलब पीएच कम। अब जब आपने देखा तो देख लिया कि आयरन का क्या बना दिया, Fe2 पॉजिटिव। और आपको पता है आयरन एग्जिस्ट एज +2 एंड +3। जब ये Fe2 पॉजिटिव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो इसकी ऑक्सीडेशन Fe2O3 में हो गई, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 Fe2O3, Fe2 मतलब 2Fe2 पॉजिटिव, यस और नो, प्लस 2Fe2 पॉजिटिव Fe2O3 में गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यस और नो। आप उसको बैलेंस करें
3H2O and O2, it will be forming Fe2O3 प्लस जितनी भी एसिडिक H पॉजिटिव यहां से निकल सकता है। इसको बैलेंस करें तो आपको पता लगेगा कि कितने H पॉजिटिव हैं, 2 और 4, 6, मतलब इधर बैलेंसिंग चेंज करनी पड़ेगी। 4 Fe2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू 2 Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव। आपने देखा होगा जहां कहीं रस्टिंग होती है वहां मेटल के ब्राउन ब्राउन से आंसू छूट रहे होते हैं। That's why in a very emotional manner corrosion can be defined as the whipping away of the metal for the lost oxide. Am I right? और वो आंसू कुछ ब्राउन ब्राउन सा कलर लिए होते हैं, and that brown is hydrated ferric oxide. And that corrosion in case of iron is called rusting. So this rusting is either this or this, एक ही बात है। वो जो ब्राउन ब्राउन से आंसू क्या है, वो ये है, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। So that is Fe2O3 dot 3H2O. This is what is the chemical formula for rust is. आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। This is what is ferric hydroxide. This is what rust is. So this corrosion in case of iron is called rusting. Clear हो गया? So this is the whole mechanism behind rusting कि क्या हुआ, कैसे बचाना है, क्या एसिडिक इम्प्योरिटी होगी तो रस्टिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, और कि क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने उसमें बेस डाला तो pH बढ़ जाएगी, H पॉजिटिव घट जाएंगे और रेट ऑफ रस्टिंग घट जाएगा। व्हाट वी मीन बाय कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, पहले ध्यान से सुन लें। होता यूं है कि आपने HCl ब्यूरेट में लिया, NaOH फ्लास्क में लिया और उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल दिया। आप HCl डालते रहे, पिंक कलर गायब हुआ और आप रुक गए। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ओवर। अब आपके पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मीन्स नो इंडिकेटर। आप एंड पॉइंट कंडक्टेंस से निकालोगे, जिसके लिए पैरामीटर्स हम पढ़ चुके हैं कि जितनी आयन की मोबिलिटी ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रोलाइट, ये जो बातें ध्यान देने वाली हैं, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। कोई आयन है जो जितना बल्कियर आयन होगा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसका हाइड्रेशन रेडियाई छोटा होगा, इसलिए उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। बताया गया था कि Li पॉजिटिव की कंडक्टेंस कम है, सीजियम पॉजिटिव की कंडक्टेंस ज्यादा है, क्योंकि Li पॉजिटिव का एटॉमिक रेडियस छोटा है पर उसका हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा है, और उसी बड़े हाइड्रेशन रेडियाई की वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी तो आप कुछ और ही बोल रहे थे। सो बल्क मीन साइज, वाटर के अंदर नहीं बोल रहा हूं, मेटल आयन का साइज।
So as we will move down the group, the hydration radii will decrease, so conductance will increase. हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए सामने दिए गए ग्राफ्स की बात कर रहे हैं. पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. मैंने वीक बेस कहां लिया? ब्यूरिट में. लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी ले लीजिए, HCl ले लीजिए. ठीक हो गया? ठीक हो गया? ओके. अब HCl सॉल्यूशन में कौन बना है? उसमें आप उस सेल को डिप कर दो. ठीक है? एंड दैट सेल विल बी कनेक्टेड टू द कंडक्टिमेट्री ब्रिज, विल बी शोइंग कंडक्टेंस. तो आपने उस HCl के अंदर सेल जोड़ दिया और उस सेल में कुछ कंडक्टेंस शो की. कौन कौन था सॉल्यूशन में? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव थे. ब्यूरिट में कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ब्यूरिट बनाओ और ब्यूरिट में डालो अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जैसे आप अभी कुछ भी नहीं ऐड किए हुए हो, उस HCl के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस उसमें मूव कर रहे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से होगी. And H positive is a small ion whose mobility will be fast. So there will be some conductance value. Now I added few drops of ammonium hydroxide. Write down what happened. What happened, I asked. मैंने रिएक्शन पूछा आपसे. HCl में आपने NH4OH डाला. जैसे कि आपने H पॉजिटिव को खत्म करने के लिए OH नेगेटिव डाला हो, जैसे कि उस H पॉजिटिव की जगह आपने NH4 पॉजिटिव डाला हो. नहीं समझ रहा है? जैसे कि Cl नेगेटिव की जगह आपने OH नेगेटिव डाला हो. क्योंकि आपने NH4OH कम डाला, OHCl उसको न्यूट्रलाइज कर गया और सॉल्यूशन में बना दिया कौन? अमोनियम आयन. वाटर पहले भी है. अमोनियम आयन. क्या अमोनियम आयन की कंडक्टेंस, मोबिलिटी H पॉजिटिव की तरह होगी? कम होगी. इट मींस घट गया. वो जो कंडक्टेंस HCl की आई थी, उससे कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डालने से कम हो गई. आपने और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसके अंदर HCl पड़ा हुआ है. जैसे आप डालते, वो अमोनियम क्लोराइड होता. क्लोराइड तो पहले भी था. ये समझ लो आपके H पॉजिटिव का NH4 पॉजिटिव बन गया, बाकी तो कुछ नहीं हुआ. अरे भाई, और आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, H positive is being converted into NH4 positive. Whose mobilities? It means conductance decrease होना शुरू हो गई. ठीक हो गया? कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जा रहे हो, टाइट्रेशन चली हुई है. और फिर एक वक्त आया, आपने ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, नीचे HCl खत्म हो चुका था. सुना? पर सॉल्यूशन में पड़ा था. अब यहां आएगी बात इक्विलिब्रियम की. सॉल्यूशन में पड़ा हुआ कौन था? अमोनियम क्लोराइड. HCl को क्या हो गया? खत्म. आपने ऊपर से क्या डाला?
आई शुड से एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, जो सोल्यूशन में काय में कन्वर्ट हुआ, रादर देन वो टूट गया, पहले टूटा हुआ है, उसका सोल्यूशन है, पर वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? अरे भाई वीक के लिए ही तो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा। इसका मतलब हुआ आज सोल्यूशन में उस OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं है। सुना? पर उसी सोल्यूशन में सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। कौन हो गया? कॉमन आयन हो गया, कॉमन आयन। इस अमोनियम और इस अमोनियम का कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, जिसने उस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन रोक दी। टू जैसा ऊपर था ना, तो यहां भी वैसे ही है। जैसे ही आप इस रीडिंग पर पहुंचोगे, पिछली कंडक्टेंस घट रही थी और अब कुछ नहीं हो रहा है। आपने बोला कुछ गड़बड़ है, और डाला आपने। कौन उधर? और कौन है? अमोनियम क्लोराइड। उस अमोनियम आयन ने +1 में पड़ा। कॉमन आयन इफेक्ट इज suppression in the degree of dissociation of a weak electrolyte to make it weaker. Suppression in the degree कहता, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डाल रहे हो, पर उस सोल्यूशन के अंदर जो अमोनियम आयन है वो कॉमन आयन बना रहा है, और वो उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रख रहा है। लो जी, ये आपकी सेकेंड रीडिंग थी, आपने वैल्यू देखी, हट फिर के फिर वही। अब आपने फिर डाला कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फर्क पड़ा? सुन लिया। जहां से वो कांस्टेंट होना शुरू हुआ, वही आपका एंड पॉइंट था, क्योंकि उसके पास कंडक्टेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? मैंने यहां साफ लिखा है, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस क्या होता? जब दोनों न्यूट्रलाइज हो गया, HCl जब खत्म हो गया। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ऐड किया does not dissociate due to common ion effect, hence conductance remain constant. Yes or no? ये यहां क्या था? ये यहां क्या था? What is this? When ammonium hydroxide was 0. अरे भाई, ये रीडिंग कौन सी है? हाईएस्ट कंडक्टेंस कब थी? जब HCl सोल्यूशन था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला ही नहीं था, का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाज 0। देन द हाई आयनिक मोबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव लेड टू द हाईएस्ट कंडक्टेंस। जैसे ही आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया, H पॉजिटिव की जगह कौन आ गया? जिसकी मोबिलिटी उससे, इसलिए कंडक्टेंस घटती गई। कहता जहां से कंडक्टेंस कांस्टेंट हो गई, वही एंड पॉइंट है। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट के बारे में सोचें। द नेक्स्ट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड CH3COOH। वीक बेस ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब वीक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। तो उसकी आपने ले लिया सॉल्यूशन में और ऐड कर रहे हो किसको? टाइट्रेंट कौन है? टाइट्रेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया? आप जब सॉल्यूशन में देख रहे हो, कौन है वहां? एसीटेट और H पॉजिटिव इन इक्विलिब्रियम विद एसिटिक एसिड।
अरे भाई वीक एसिड है वो। आपने कौन डाला ऊपर से? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया सॉल्यूशन में? पहले कौन था सॉल्यूशन में? CH3CO नेगेटिव एंड अब कौन है सॉल्यूशन में? अब सॉल्यूशन में है अमोनियम एसीटेट। पर एसिड कैसा था? वीक एसिड। इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ना धीरे धीरे शुरू होगी। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिसोसिएट इजिली, क्योंकि वो दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक एसिड एक है तो दूसरा वीक बेस है। अमोनियम एसीटेट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट। अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई आपने एसिटिक एसिड को सॉल्यूशन में देखा एक्वस मीडियम, तो क्या वो ऐसा नहीं है? और आपने क्या किया? आपने ना डिसोसिएशन में नखरा मारने वाले किसको डाल दिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया। यस और नो? उस OH निगेटिव ने, लगाओ ली शैटलियर प्रिंसिपल, OH नेगेटिव को मिला कौन? H3O पॉजिटिव, और उसने ऊपर की इक्विलिब्रियम को आगे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब सॉल्यूशन में अमोनियम एसीटेट बना। अमोनियम एसीटेट इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें अमोनियम बेस से आया है और एसीटेट एसिड से आया है। का मतलब अमोनियम एसीटेट डिसोसिएट बेटर देन एसिटिक एसिड। और अमोनियम आयन की जो मोबिलिटी है वो लो है, बट अमोनियम एसीटेट की डिसोसिएशन बेटर है। इसलिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जा रहे हो, धीरे 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 कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। टाइम आया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और वहां एसिड था ही नहीं। पर कौन था सॉल्यूशन में? अमोनियम आयन था। क्या हो गया? कॉमन आयन। कॉमन आयन हुआ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में गया तो गया, पर डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर कौन पड़ा हुआ है? अमोनियम एसीटेट पड़ा हुआ है। और अमोनियम एसीटेट में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, से बना NH4 पॉजिटिव, जिसको मिला कॉमन आयन NH4 पॉजिटिव सॉल्यूशन में। जिसको NH4 पॉजिटिव जब सॉल्यूशन में मिला तो कॉमन आयन की वजह से वो अगर वीक था तो वो अब वीकर हो गया और उसने अब डिसोसिएट होना बंद कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं, दिस इज ग्राफ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए, HCl आपने फ्लास्क में लिया, ले लिया, और उसमें डालो, ब्यूरिट में रखो। अभी तो कौन? NaOH। कहां है? टाइट्रेंट है, ब्यूरिट में है। आपने इलेक्ट्रोड कहां में डिप कर दिए? जहां कौन है? जिसकी मोबिलिटी, इसका मतलब कंडक्टेंस हाई है। आपने अब डाला कौन? NaOH। जैसे कि आप
उस OH नेगेटिव से H पॉजिटिव का मर्डर करवा रहे हो और बोल रहे हो तेरी जगह Na पॉजिटिव घूमेगा, तू नहीं घूमेगा। Na पॉजिटिव उससे छोटा या बड़ा? बड़ा तो कंडक्टेंस घटी, कंडक्टेंस घटी। हर बार आप NaOH डालते, वो हर बार उस H पॉजिटिव को खा जाता और Na पॉजिटिव घूमता, पर उतना थोड़ी ना घूमता। इसका मतलब कंडक्टेंस घटना शुरू हुई। एक स्टेज ऐसी आई, HCl खत्म हो गया, HCl खत्म हो गया और ऊपर से कौन डाला आपने? NaOH, और OH नेगेटिव सॉल्यूशन में घूमने लगा, क्योंकि अब H पॉजिटिव तो है नहीं। पहले कौन घूम रहा था? Cl नेगेटिव। पहले कौन घूम रहा था? Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव नहीं बना, अब तो कौन घूमा? OH नेगेटिव, जिसकी मोबिलिटी Cl नेगेटिव से ज्यादा है। इसका मतलब अब कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब जहां दोनों का जंक्शन था, डिक्रीज हुई, इंक्रीज होना शुरू हुई। जहां जंक्शन था वो एंड पॉइंट है, वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। सुन लिया? अब देखो कि हुआ क्या। OH नेगेटिव विद हाई आयनिक कंडक्टिविटी, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस। कब? जब आपने NaOH एक्सेस में डाल दिया। ये ग्राफ था किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका टाइट्रेंट कौन है। आपने जिसको ब्यूरिट में लगा लिया है, जिसके आप एलिक्वेट्स ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, जिसको, वो है टाइट्रेंट। सुन लिया? नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ KCl विद AgNO3। लिखिए KCl। ये तो आपने पढ़ा ही है कि Ag पॉजिटिव के कंटेक्ट में जब भी Cl नेगेटिव आए तो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। सो द रिएक्शन इज KCl plus AgNO3 giving rise to AgCl plus KNO3. K positive, NO3 नेगेटिव। आपने KCl में AgNO3 डाला, AgCl का एरो नीचे को प्रेसिपिटेट कर गया। इसका मतलब भाई वो तो सॉलिड है, वो तो सॉलिड है। उसने क्या कर लिया? कुछ नहीं। और सॉल्यूशन में रह गए कौन घूमने वाले? के पॉजिटिव। कैटायन का एनायन के साथ कंपटीशन नहीं करना है। Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में ज्यादा है, क्योंकि आप किस में डाल रहे हो? AgNO3 KCl में डाल रहे हो ना। इसका मतलब सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव है और सॉल्यूशन में NO3 नेगेटिव है। सॉल्यूशन से कुछ Cl नेगेटिव घटे हैं, अबे AgCl जो बना, पर सॉल्यूशन से जितने Cl नेगेटिव घटे हैं उतने नाइट्रेट भी तो बढ़े हैं। And mobility of Cl negative is same as is NO3 negative. क्या फर्क पड़ा बताओ? It means it should be a parallel line. Am I right? So you will say this is a precipitation titration. KCl when added with AgNO3, AgCl will precipitate.
and the Cl negative concentration decrease is equal to nitrate concentration increase, and mobility of Cl negative is same as is that of NO3 negative, means there is no change in conductance. का मतलब सीधी लाइन आ रही है, और फिर KCl हो गया खत्म। क्योंकि आप क्या डाल रहे हो? AgNO3। क्या अब AgCl बनेगा? तो सॉल्यूशन में हो गए आयंस, अब कंडक्टेंस जाएगी बढ़। सो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन ग्राफ। ये कौन है? सिमिलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। एम आई राइट? और ये क्या हुआ कि जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आया, उसके बाद आपने जो भी AgNO3 डाला, क्योंकि Cl नेगेटिव तो खत्म हो चुका था। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट लिखिए BaCl2 वर्सेस Na2SO4। BaCl2 प्लस Na2SO4। BaCl2 को रखो फ्लास्क में। कौन कौन है उसमें? बेरियम 2 पॉजिटिव, और कौन है? क्लोराइड नेगेटिव। हमने सेल डिप किया और कुछ कंडक्टेंस मेजर कर दी। लो जी, आपने सुना होगा सल्फेट के लिए टेस्ट होता है बेरियम क्लोराइड टेस्ट, जिसमें BaSO4 who is a salt of big cation, big anion, having very high lattice energy but having least or low hydration energy. Lattice energy dominate over hydration energy, and hence BaSO4 gets, and that's what N+1 we did. बेरियम मील कि उस आदमी को बेरियम सल्फेट की टैबलेट दी जाती है, जो बेरियम सल्फेट जो हाईली पॉइजनस होता है, पर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वाटर उसको नहीं तोड़ पाता, वो एज इट इज सिक्रीट हो जाता, एक्सक्रीट हो जाता है। का मतलब हुआ ये भी एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। और जब आपने इसमें Na2SO4 डाला होगा तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट किया होगा? नहीं किया होगा। तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट किया होगा तो बेरियम 2 पॉजिटिव घट गए होंगे। नो। और आप किसको डाल रहे हो? Na2SO4 को। SO4 को तो Ba खा गया, जितना सल्फेट डाला वो BaSO4 बन गया। पर उस सल्फेट ने उस सॉल्यूशन के अंदर Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटा दी और Na पॉजिटिव की बढ़ा दी। आपने अभी कहा as we move down the group the hydration energy decreases। इसका मतलब Ba2 पॉजिटिव बेचारा जो सबसे बॉटम में है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, अभी कहा आपने दैट इट हैविंग लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, उसका मतलब उसका हाइड्रेशन रेडियाई कम रहा होगा, तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा थी। पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी जगह? जिसकी मोबिलिटी Na पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा रही होगी, उसका हाइड्रेशन रेडियाई बढ़ा रहा होगा। इसका मतलब Na2SO4 डालने से कंडक्टेंस घट गई। सो मतलब अगर एक बेरियम में 10 सोडियम डाल दें तो बेरियम धीरे चलेगा और वो 10 सोडियम, मतलब अगर तेरे साथ 20 सुमो पहलवान की दौड़ लगाई जाए तो वो जीतेंगे, क्योंकि ज्यादा है ना वो, तू तो हार जाएगा।
ऐसा। तो Na पॉजिटिव डाल रहा है, मोबिलिटी तो उसकी कम है ना। अब करो, सोचो आगे क्या क्या हुआ। BSO4 का एरो नीचे को लगाओ, क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट हो रहा है। सॉल्यूशन में क्या बन रहा है? क्लोराइड। कौन क्लोराइड बन रहा? सोडियम क्लोराइड। बेरियम 2 पॉजिटिव सब्स्टिट्यूटेड बाय सोडियम पॉजिटिव एंड सल्फेट डाला, वो गायब हो गया क्योंकि वो तो सेटल कर गया। इसका मतलब बेरियम 2 पॉजिटिव की मोबिलिटी तो तेज थी, Na पॉजिटिव थी तो कम है। लो जी, कंडक्टेंस लिखो, बनाओ ग्राफ कैसा होना चाहिए। सोचो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या हुआ होगा। नीचे बेरियम क्लोराइड खत्म हो गया होगा, यस और नो। और सॉल्यूशन में अब सल्फेट आयन आ गए होंगे, क्योंकि बेरियम तो है नहीं। वो बेरियम सल्फेट तो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता ना। अब आपने डाला कौन? सोडियम सल्फेट। का मतलब हुआ Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में है पर अब Na पॉजिटिव भी है और सल्फेट 2 नेगेटिव भी है। समझ में आ गई बात? Should I say the graph is this? हमने कहा कि बेरियम 2 पॉजिटिव की आयनिक मोबिलिटी हाई थी। आप उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो भैया? Na पॉजिटिव से, जिसकी मोबिलिटी कम है। लो जी, कंडक्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई और फिर बेरियम क्लोराइड खत्म हो गया। इसलिए आपने जब एक्सेस Na2SO4 डाला तो Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप ये मत सोचिए सर अब ऐसा नहीं होगा कि ना बढ़ेगा ना घटेगा। Common ion effect will only be applicable when you will be adding weak base, weak acid. समझ में आ गई बात? Because common ion किसी weak acid या weak base को suppress कर सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ली चैटलियर ने कहा प्रोडक्ट बढ़ेगा भैया, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस था तो अमोनियम आयन की प्रेजेंस में वो वीकर हो गया। एंड दिस इज द लास्ट। इसमें हमने 2 का मिक्सचर लिया। हमने क्या किया, फ्लास्क में जाओ, कुछ नहीं है, मैं 2 एसिड मिक्स कर रहा हूं जो हमने कर लिए। एक HCl, एक एसिटिक एसिड है। आपने एक HCl डाला और एक एसिटिक एसिड डाला और उसमें सेल डाला। उसकी कंडक्टेंस रही होगी किसकी वजह से? HCl की वजह से। am I right? मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब चिड़िया खाना लाती है तो जो सबसे चुस्त बच्चा होता है उसकी गर्दन सबसे ऊपर होती है। जब आपने ऊपर से NaOH डाला तो उस OH नेगेटिव को रिसीव करने HCl का H पॉजिटिव आया। आओ, क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए जो हमने पिछले ग्राफ किए उसी का मिक्सचर है क्या कि H पॉजिटिव खत्म होने लगे। किसके? HCl के। एक वक्त आया कि कंडक्टेंस घटने के बजाय धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। का मतलब हुआ H पॉजिटिव ऑफ HCl वहां थे ही नहीं। इसका मतलब वहां क्या बन गया? सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो गई और फिर वक्त आया एसिटिक एसिड खत्म हो गया। ऊपर से क्या डाला आपने? वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब कंडक्टेंस
सो ये दो एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट बताता है कि HCl इतना है, दूसरा एंड पॉइंट बताता है कि एसिटिक एसिड इतना है. सो थैंक यू वेरी मच.